ये भी जेनेटिक सिस्टम की डिजीज है, और ये क्या करता है, ये दोनों सिस्टम में खराबियां पैदा कर देता है। यूरिनरी ट्रैक में भी खराबी पैदा कर देगा और जेनेटिक सिस्टम में भी खराबी करेगा, और इसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि ये कैंसर भी बनाता है, ये दुनिया में माजूर बच्चे भी पैदा करता है, ये हड्डियों को भी तबाह करता है, ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है सिफिलिस। सिफिलिस लफ्ज जो है ये उस अंग्रेज के नाम पे रखा गया जो फर्स्ट विक्टिम ऑफ सिफिलिस था। फर्स्ट विक्टिम ऑफ सिफिलिस, ये सिफिलिस का नाम उस गोरे के नाम पे रखा गया है। वो कोई गुडरिया था, बकरियां चराने वाला, और ये जब उसको अटैक हुआ, उसकी डेथ हुई, तो फिर उसने उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि ये तो कोई बैक्टीरिया है। सिफिलिस, पेनलेस पापुल, मोटे मोटे वो उबार से बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, इंडुकुलेशन उस साइड पे बंद हो जाती है। इट इज कॉल्ड सिफिलिटिक कैंकर। कैंकर इसको कहते हैं, जो जो जख्म से बनते हैं ना, इनको कैंकर कहते हैं। तो सिफिलिस कैंकर इज ए रिलेटिवली पेनलेस क्लीन बेस अल्सर विद द वेल डेमोक्रेटेड इंडुरेटेड एड्स। इनके एज बड़े बड़े क्लियर से एज होते हैं इनके जख्मों के, और ये अगर उनको नापा जाए तो 1 और 2 सेंटीमीटर का एरिया होता है इनका, जिसकी शक्ल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सिफिलिस की 3 स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शी। 3 स्टेजेस हैं इसकी, और ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीडी जिसको हम कहते हैं एसटीडी, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। मसलन एड्स भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, क्लामेडिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, पेप्लोमा वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऐसी डिजीजेज हैं, और जिस पे हनीमन ने बहुत काम किया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड 2 बड़ी डिजीज पे उसने काम किया, जिस पे एक गोनोरिया है और एक सिफिलिस है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन का उसने नाम दिया जो गोनोरिया की थी, साइकोसिस। ये साइकोसिस बाद होम्योपैथी में इस्तेमाल लफ्ज होता है, और किसी दुनिया की साइंस में इस्तेमाल नहीं होता। वो साइकोसिस और है, वो साइकेट्री प्रॉब्लम का वजह से, वो PS से शुरू होता है, ये SY है साइकोसिस। तो साइकोसिस को मैं जब आगे आता हूं तो मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो, अब हमारे पास 3 स्टेजेस हैं उसके सिफिलिस के। सेकेंडरी स्टेज उसकी क्या होती है कि 20% ऑफ पेशेंट्स विल डेवलप सेकेंडरी सिफिलिस। सिम्टम इज माइलेज, माइलेजिया, वेट लॉस, मतलब भूख का ना लगना, जनरलाइज लिम्फो एडिनोपैथी, उसके लिम्फ ग्लैंड सूज जाते हैं, रैश आ जाता है। रैश इज द डिफ्यूज इन्वॉल्विंग फेस, ट्रंक, बॉडी पे आ जाता है, एक्सट्रीमिटीज पे आ जाएगा, पाम में आ जाएगा, हाथों की ये तो तलियां इस पे आ जाएगा, पाँव के सोल पे रैश आ जाएंगे। ऑन देयर ऑन विदाउट ट्रीटमेंट डिजीज द प्रोग्रेस टू द लेटेंट स्टेज। और ये जो है पहले प्राइमरी थी, इसने सेकेंडरी में आ गया, और सेकेंडरी पर टर्शरी में चला जाएगा, और टर्शरी में जब जाएगा तो फिर क्या करेगा, इनफर्टिलिटी पैदा करेगा, बोन की डिजीजेस पैदा करेगा। इसमें बहुत लंबी, मेरा एक सिफिलिस पे लेक्चर मौजूद है बड़ा डिटेल से, कि कहाँ से स्किन से स्टार्ट लेता है और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जब जाएगा तो फिर आपके सारे आर्गन के अंदर पहुंच जाता है, और सारे आर्गन में पहुंच जाएगा तो कुछ अर्सा वो ब्लड में रहेगा। उसके बाद ये जो सेल होता है, हमारा यूनिट है, उस सेल की इकाई को ब्रेक करेगा, उस न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा, और ये DNA तक एक्सेस लेता है। दिस इज अ सिफिलिस। इससे पहले वाली ये देखें, इसके साथ देखें ना, वो कहता है इसके किनारे बड़े
वाजे होते हैं इस जख्म के, देखें ना, जैसे किसी ने काटा हुआ है इसको, इस किस्म के अल्सर बनते हैं। ये देखें, और एक्यूट सिफिलिस तो एक एक दो दो दिन के अंदर ठीक होता है, एक्यूट सिफिलिस। आगे चले, और कोई पिक्चर है? ये देखें हाथों पे, देखें ना, ये जिस तरह ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिस तरह कोई बाहर, जिस तरह मस्से आ गए हैं या बाहर आ जाते हैं, उनको वॉट्स तो नहीं कहते, लेकिन वॉट्स लाइक वो बाहर आ जाते हैं। और कोई है पिक्चर? अब अगर तो अक्यूट केस आ गया सिर्फ, ये क्या स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट कैसे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट थ्री किस्म के हैं, ओरल, वजाइनल एंड एनल। तो ये तीन किस्म के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये तीन किस्म के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो बंदा सिफिलिस का पेशेंट होगा वो दूसरे को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मोस्ट कॉमन यही कॉन्टैक्ट है, अदरवाइज ये ब्लड से भी जा सकता है, ये ब्लड से भी जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जा सकता है। आगे चलें, इससे आगे स्लाइड क्या है? अब देखें, मैं अक्सर जिक्र करता हूं और अक्सर कहता हूं कि आप सिफिलिस को समझें, आप साइकोसिस को समझें, आप सोरा को समझें, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को समझें, और इंशाल्लाह मैं आपकी नई सीरीज में शुरू करने लगा हूं सप्रेशन की। हम सप्रेशन की सीरीज शुरू करेंगे, उसमें हम इन कॉम्प्लिकेशंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा मैं। उसके हमने तीन पार्ट रखे हुए हैं, एक इमोशनल सप्रेशन, डिजीज सप्रेशन एंड ड्रग सप्रेशन। पहले भी मेरा कोई 35 घंटे का वो लेक्चर है, तो हम वो चूँकि लेक्चर साइड पे नहीं है उस पर, तो हम इसको दोबारा से शुरू करने लगे, और वो बड़े मज़े का लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हम डिजीज़ की सप्रेशन को दिखाएंगे, जो सप्रेस होती हैं तो क्या क्या तमाशे लगाती हैं, इंसान के इमोशन सप्रेस होते हैं तो क्या प्रॉब्लम पैदा करता है, डिजीज सप्रेस होती है तो क्या प्रॉब्लम करता है, ड्रग सप्रेस करती है तो क्या। ये देखें, टेरेसी जो सिफिलिस है, इसमें कार्डियोवास्कुलर, दिल के अमराज, और दिल के क्या अमराज हैं? एनोरिज्म, वहां गुब्बारा जब बन जाता है, गुब्बारे की तरह नाली फूल जाती है, एनोरिज्म पैदा करती है। न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम, नर्व्स के प्रॉब्लम करती है, नर्व्स की ऊपर से लेयर ही उतार के फेंक देता है, ये सिफिलिस एक्सपोज कर देता है नर्व्स। मतलब जो आपकी ओरूटा है, ओरोटा के अंदर क्या करेगा, वहां इन्फेक्शन पैदा कर देगा, वहां इन्फ्लेमेशन कर देगा, हार्ट अटैक करवा सकता है ये सिफिलिस, टेरेसी सिफिलिस है। इसलिए देखें, हम कार्डियक वैस्कुलर डिजीजेज में हम ओरोमेट का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वो सिफिलिटिक लाइन से आया होता है। ओरोमेट एंटी सिफिलिटिक भी है, एंटी साइकोटिक भी है, और जो न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है, आपके नर्व्स के प्रॉब्लम है, उसकी भी बहुत बड़ी दवाई है। और आप देखें कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या इनफर्टिलिटी भी आती है। तो हमारे बेशुमार इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो सिफिलिनियम से ठीक होते हैं, जो बच्चे मारती है। सिफिलिनियम ऐसी दवाई है जो बच्चे को पैदा होने से पहले मार देती है। ये सिफिलिस इंसान की उम्र कम करता है। तो डीजेनरेटिव प्रोसेस क्या है कि पहले तो ये बच्चे को पैदा ही नहीं होने देता सिफिलिस, और बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देता है। आपने जिन लोगों को सिफिलिनियम का इस्तेमाल करवाया हमने, या ओरोमेट का इस्तेमाल कराया, उनके बच्चे पैदा होने से पहले जिनके मर जाते थे, उसको इसने रोका। लिहाजा इसकी कॉम्प्लिकेशन को जानना बड़ा जरूरी है। ये दिल पे कितने मसाइल पैदा करता था, एज अ कॉस्ट टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल की शरियानों की बीमारियां, दिल की बीमारियां और नर्व्स की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस इंक्लूडिंग ओराइटाइटिस, ओरोटा की इन्फ्लेमेशन,
और होता है एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होता है कि वो नाली फूल के यूं गुब्बारा बन जाती है, आर्टरीज, उसमें क्या सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे तो नहीं एनीमन कह रहा ना कि ये दो बीमारियों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप दुनिया की बेशुमार बीमारियों का इलाज करना जानते हैं। आप सिफिलिस को समझ जाते हैं, आप साइकोसिस को समझ जाते हैं, और यार आप तो बड़े में आजम आ गए, आप टाइफाइड को समझ जाते हैं, आप एच पेलोरी की कॉम्प्लिकेशन को समझ जाते हैं, आप मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन को समझ जाते हैं, आप कोरोना की कॉम्प्लिकेशन को मतलब आप जिसकी भी कॉम्प्लिकेशन को समझ जाते हैं। और इतना बैक्टीरिया आ जाएगा, इकोलाई आ गया, क्लेमेडिया आ गया, क्लस्बीला आ गया, बेशुमार आपके बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन आ गई। अगर आप उसको नहीं समझते तो आप क्या, आप तो सिर्फ, वो कहता था कि आप सिर्फ एक सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन को समझे। देखें बीमारियों की लाइन जरा देखें, और बीमारियां कैसी कैसी हैं। और अल्टर्ड मेंटल स्टेट, दिमाग को खराब कर देता है ये सिफिलिस। मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार करता है। क्रेनियल नर्व्स अबनॉर्मलिटी, आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उनके अंदर मसाइल पैदा कर देता है, जिससे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो सकता है, कोई फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो ये कौन करता है? ये सिफिलिस करता है। आपको सिफिलिस पे ग्रिप हो अगर, तो आप देखें ना कितनी कितनी चीजों को ठीक करने की सलाहियत पैदा हो सकती है। और इसकी पहचान जब मैं आपको बताऊंगा तो कितनी आसानी से हो जाएगी कि ये वाकई सिफिलिस है। मतलब सिफिलिस की तमाम डिस्ट्रैक्शन करता है सिफिलिस। अगर आप ये समझ लें कि ये डिस्ट्रैक्शन करता है, तोड़ फोड़ करता है। तोड़ फोड़ की ना नाली की तो नाली फूल गई, तो ये तोड़ फोड़ करता है। इसकी तमाम अलामात रात को बढ़ जाएंगी। वक्त से पहले इंसान को मारता है, कोई आर्गन वक्त से पहले नकारा हो जाता है तो समझे सिफिलिस है। कोई वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, मां के पेट में ही मार देती है, ये बच्चे पैदा होने के बाद फौरन मार देता है सिफिलिस। तो कितनी आसानी से अगर आप पहचान सकते हैं इसको कि वक्त से पहले बूढ़ा होना, वक्त से पहले मर जाना, वक्त से पहले ऑर्गन्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाना, ये दिस इज द सिफिलिस। और मरीज आपको कहेगा मेरी तमाम अलामात रात को बढ़ जाती है। आपको 20 साल का बच्चा जो है वो आपको 30 साल का लग रहा है, 30 साल का बंदा आपको 50 साल का लग रहा है। दिस इज द सिफिलिस। आसानी है पहचानने में। वक्त से पहले इंसान की उम्र को खत्म करना, और यही 1000 साल पहले, जो 1000 साल इंसान की उम्र थी, तो ये किन बीमारियों ने उसको कम किया? ये इस सिफिलिस का भी एक रोल है उसके अंदर। और अगर आज हम सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन को ठीक करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंसान की उम्र बढ़ाएंगे। जिसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, आप उसको अगर ठीक कर दे तो उसकी उम्र बढ़ गई ना, बढ़ गई। क्या करता है? स्ट्रोक किसको कहते हैं? फॉलेज पैदा कर देना। किस ब्रेन के अंदर स्ट्रोक पैदा करता है। स्ट्रोक क्यों पैदा करता है? कि उरोटा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एनोरिज्म हो जाएगा। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आपकी जो न्यूरोपैथी है, हाथ पांव का सुन्न हो जाना, ऑर्गन का, नर्व्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, तो आप ये देखें कि इसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे कितना बड़ा रोल है इसका, सिफिलिस का। आपके पास एक्यूट सिफिलिस का मरीज आ जाता है, डायग्नोसिस क्लिनिकल सस्पिशियस प्लस VDRL का टेस्ट है, इसका आप करा लें। और इसमें जो जरासीम है, ऊपर लाएं, पहले शुरू की पहली स्लाइड ले आए। यहाँ ये है इसका बैक्टीरिया। आप टेस्ट के लिए लिखेंगे तो ट्रैपोनिमिया प्लेडिया, ये इस जरासीम का नाम है। और बल्कि मैंने ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया को मैंने लेटर भी लिखा है, और नेशनल होम्योपैथी को भी मैंने लेटर लिखा था कि हमारे फार्माकोपिया के अंदर
इसको वायरस शो किया गया है, जबकि ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। दुरुस्ती के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। अब दवाई बड़ी आसान है, इसका म्याज़म नसोड आपके पास मौजूद है, सिफलिनियम। हमने एक एक दो दो दिन में एक्यूट सिफिलिस के केसेस ठीक किए, एक एक दो दो दिन में। आप सिफलिनियम की एक डोज दें और मर्कसाल की एक डोज दें, अगले दिन आपको मरीज कहेगा मैं बेहतर हूँ। 1 ml दे दें, CMA दे दें। औरतें आती हैं, क्या सिम्टम होती है, वजाइनल एरियाज में ज़बरदस्त जख्म बन गए हैं, इचिंग शुरू हो गई है, और ये स्किन की आउटर लाइन को पहले तबाह करता है। आप इसलिए देखें ना, हमने इसकी पिक्चर्स आपको स्किन पे। गोनोरिया क्या करेगा, एपिथेलियल लेयर इनसाइड की उसको तबाह करेगा। दोनों का डिफरेंट रोल है, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या करना होता है, डिस्ट्रक्शन जाके करनी होती है। आप सिफलिनियम की एक डोज दें, आप मर्कसाल की एक डोज दें, चाहे वो क्रोनिक है चाहे वो एक्यूट है सिफिलिस, आपको मजा आ जाएगा। और अगर इनहेरिट, ये मां के पेट से भी आता है। अगर बच्चा पैदा होने से पहले मां को सिफिलिस था तो वो कंजेनिटली सिफिलिस लेके पैदा होगा। लिहाजा हम प्रोटेक्शन के लिए हम सिफलिनियम का इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अक्सर मैं करता हूं और मैं बताता भी हूं। उससे क्या होगा, फीटस को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उसकी लाइफ को हम बढ़ा देंगे। और आइंदा ये वैक्सीन का भी रोल प्ले करती है सिफलिनियम, ये प्रोटेक्ट करेगा सिफिलिस को। सिफिलिस की और एक बड़ी दवाई है, जैसे एसिड नाइट्रिक है। एसिड नाइट्रिक भी एंटीसिफिलिटिक भी है और एंटीसाइकोटिक भी है। और आप देखें कि जो एसिड नाइट्रिक है, या मर्कसाल है, मर्कसाल भी एंटीसाइकोटिक भी है, एंटीसाइकोटिक भी है, एंटीसिफिलिटिक भी है। और अगर मर्कसाल की सिम्टम अगर आप पहचानते हैं कि वो कहता है कि सलाइवेशन, मरकरी उस वक्त तक पहले सिफिलिस के मरीजों को खिलाई जाती थी पारा, जिस वक्त तक उनके मुंह से पानी आना नहीं, रालें बहना नहीं शुरू हो जाती थी। तो मरकी की प्रोबम की बड़ी सिम्टम क्या है, मुंह से पानी, रालें का आना, और स्पेशली नाइट सलिवेशन। और नाइट सलिवेशन से हमने माजूर बच्चों के कैंप में सिर्फ इस सिम्टम पे हमने बेशुमार एबनॉर्मल बच्चों को ठीक किया। नाइट सलिवेशन, रात बंदा सोता है, मुंह से रात का सोना और मुंह से पानी आना, इस मरकरी की एक बड़ी पहचान। और फिर आपके औरम, उसने कहा ना कि सिफिलिस दिमाग को खराब कर देता है। औरम क्यों सुसाइडल कंडीशंस को ठीक करता है, इसकी रूट काज कौन सी है, इसकी रूट काज सिफिलिस है। लिहाजा ये सुसाइड कराता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करता है सिफिलिस। कहां तक मैं आपको समझाऊं। और जब आपकी ग्रिप होती है तो एक्यूट सिफिलिस से लेके सुसाइडल अटेम्प्ट तक आप अगर सिफिलिटिक को समझते हैं। और फिर आपके पास देखें, सिफिलिटिक की ऑरम की बड़ी फैमिली पड़ी है, ऑरम मेयोर है, ऑरम मेयोर नेटरनेटम है, ऑरम मेट है, ऑरम मार्स है। इसी तरह मर्क की बड़ी फैमिली है, मर्कसोल है, मर्कौर है, मर्कॉस है, मर्क सल्फलेव है, मर्क र्यूब्रम है। तो मर्क की अच्छी खासी फैमिली है। अगर आपने सिफिलिस को समझना है तो आप ओरम की फैमिली को पढ़ें, आप मर्क की फैमिली को पढ़ें। कॉलीओइडॉइड है, और वो कहता है कि प्लांट का जो एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है वो कौन सी है, फाइटोलैका है, प्लांट से। सेनाबेरस है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप सिफिलिस के मरीज को अगर आपने ज्यादा रिजल्ट लेने हैं
तो क्या करना है, सिफिलिनियम से स्टार्ट करें। समझ आइए, सिफिलिनियम बांझपन से लेके, एक्यूट कैंकर से लेके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लेके, जिंदगी के खात्मे तक, बच्चे को मारने तक, हर किस्म की डिजीज को डील करती है, अगर आप सिफिलिटिक को समझते हैं तो। फाइटोलैका, फाइटोलैका जो मैन मेडिसिन है, इसको भी मरकरी कहा जाता है, प्लांट मरकरी कहा जाता है फाइटोलैका को। एसिनेटिक बड़ी दवाई। अब सिफिलिस स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिफिस से स्टार्ट होता है। बीमारी जनरेट कहाँ से होती है, ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मुंह में अल्सर बनेंगे, यहाँ अल्सर बनते हैं। और आपको पता है यहाँ जितने भी ओरिफिस हैं, जितने भी सुराख हैं बॉडी के, उस पर एसिड नाइट्रिक कमाल रोल है उसका, मक्सल का कमाल रोल है। और ये सिफिलिटिक जगह हैं, ये सिफिलिटिक इंडिकेशंस हैं, सिफिलिटिक इंडिकेशंस। हमने बेशुमार माउथ कैंसर के मरीज एसिड नाइट्रिक से ठीक किए। तो क्या है, कार्सिनोसन है, सिफिलिनियम है, मर्कसाल है, एसिड नाइट्रिक है, ऑरोमेट है। तो ये जब काम करना शुरू करेंगे तो कार्सिनोसन भी एंटीसिफिलिटिक है, कार्सिनोसन भी एंटीसिफिलिटिक है, कार्सिनोसन भी एंटीसाइकोटिक है, कार्सिनोसन भी एंटी ट्यूबरकुलोसिस है। तो जहां मर्कसाल फेल होगी, जहां एसिड नाइट्रिक फेल होगी, जहां फाइटोलैका फेल होगी तो सिफिलिनियम जाएगी, जहां सिफिलिनियम फेल होगी तो कार्सिनोसन जाएगी, जहां कार्सिनोसन फेल होगी तो एक्सरे जाएगी, वहां जहां एक्सरे फेल होगी तो कौन जाएगी, सोल जाएगी। तो यू सीक्वेंस चलेगा। लिहाजा डिजीजेज जितनी क्रॉनिक एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाती जाएंगी तो फिर कार्सिनोसन बनेगी, फिर सोल बनेगी, फिर एक्सरे बनेगी। तो फिर हम ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है सिफिलिटिस के, फिर हम आखिर में ऑरोमेट पे आ जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड दादे को भी सिफिलिस था और उससे कॉन्जेनिटल डिजीज ट्रांसफर होगी, तो क्या करेंगे, कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे, फिर सिफिलिनियम का करेंगे, फिर मर्कसाल का करेंगे, कार्सिनोसन को करेंगे, सिफिलिनियम को करेंगे, ऑरोमेट को करेंगे, ओरोमेटोनेटम को करेंगे, ओरोम्योर को करेंगे। तो यूं चलेगा। तो जिसने सिफिलिस को समझ लिया उसने इंसान की बहुत सारी बीमारियों को समझ लिया। एक सिफिलिस को यार बहुत, हम जब उस पे आएंगे, सप्रेशन पे में आएंगे, तो मैं ऐसे ऐसी करामात आपको दिखाऊंगा कि बीमारियां, टीबी क्या करती है, सिफिलिस क्या करता है, क्लैमिडिया क्या करता है, एच पाइलोरी क्या करता है। फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया का एक समुंदर होम्योपैथी के अंदर पड़ा है, एक समुंदर है ये। आप जिधर भी गोता लगाएंगे आपको मजा आएगा। जिस सिर्फ गुर्दे की पथरी तक महदूद नहीं है, ये डीएनए तक एक्सेस अगर रखती है, दस्तरस रखती है, पहचान रखती है, तो वो सिर्फ होम्योपैथी रखती है। चलते हैं जी, ठीक हो गया सिफिलिस। नेक्स्ट, मैं सिफिलिस पे अगर मैं पूरी पैथोफिजियोलॉजी बयान करूंगा ना, तो मेरा पूरा एक लेक्चर मुझे चाहिए कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ करता है, फिर ये ट्रैवल कर 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 के कहाँ कहाँ तक जाता है। और मैं पूरी डायग्राम से ये रिसर्च, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ऑलरेडी मौजूद हैं, इसकी हजारों करोड़ों लोगों पे स्टडी मौजूद है, और ये एलोपैथिक वालों ने भी की हुई है, लेकिन उनके पास इसका हल कोई नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ये वो भी कहते हैं कि ये फला सेल को डैमेज करता है, ये वो भी कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी पैदा करता है, ये वो भी कहते हैं ये इनोरिज्म पैदा करता है, ये वो भी कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पैदा करती है, लेकिन उसके पास पोटेंसी नहीं है, उसके पास सिफिलिनियम नहीं है, उसके पास कार्सिनोसन नहीं है, उसके पास मर्कसाल नहीं है, उसके पास एसिड नाइट्रिक नहीं है।
उसके पास फाइटोलैका नहीं है, उसके पास सेनाबेरस नहीं है, उसके पास काली आयोडाइड नहीं है। ये किसके पास है? और उसके पास ये विजन नहीं है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन एंड व्हाट इज द सेकेंडरी। ये दुनिया में हनीमन ने कहा है कि मरकरी से उन्होंने बेशुमार बंदों को मारा है क्रूड फार्म में दे दे के। उसी मरकरी ने जो पोटेंसी में दी गई है, तो उसमें क्यूरेटिव पावर ही पोटेंसी में है, क्यूरेटिव पावर ही पोटेंसी में है। आपके जो कैरीज बनती हैं, आपकी ऑस्टियोफाइट्स बनती हैं, आपके डिजनरेशन प्रोसेस में हम सिफिलिनियम कमर दर्द में यूज करते हैं, हम सर्वाइकल में यूज करते हैं ना, और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बोन कैरीज के, बोन डिजनरेशन, बोन ऑस्टियोफाइट हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उससे हम ठीक भी करते हैं। सिर्फ इस सिस्टम को डीरेंज इस सिस्टम चढ़ा हुआ था नाड़ियों के हथे, और हमने उनकी ज़बानों को बंद किया। अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह जब तक ये लोग इसको बुनियादी तौर पर समझते जाएंगे, होम्यो सिस्टम फ्लरिश करेगा। और मुझे खुशी होती है कि मुझे तूल और अर्ज़ के पाकिस्तान के और इंडिया से दूसरे इलाकों से फ़ोन मैसेज आते हैं कि हमारे पेशेंट की तादाद इस सिस्टम पे और इस तरह से काम करने से इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। और कई तो कह रहे थे हमने तो क्लिनिक ही बंद कर दिए थे, जब से आपके लेक्चर शुरू करें तो हमारे दोबारा क्लिनिक चलना शुरू हो गए। तो दिस इज द रेवोल्यूशन। एक क्लिनिक चलाना रेवोल्यूशन नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठ के गया हूं क्लिनिक से, 5 बजे मेरा तो चलता है भाई। मैं तो फिर बैठा रहता था, फिर अगले लोग शुरू हो जाते आने। मैंने तो हर क्लिनिक चलाना है भाई। हमारी जिंदगी का मकसद यह है कि हर क्लिनिक होम्योपैथी जिसने लेबल किया हुआ ना, उसका क्लिनिक चले। हमारी जिंदगी का मकसद यह है। और हमने जितना समझा, जितना सीखा है, आपको डिलीवर कर रहे हैं। नहीं छुपाते हम, क्योंकि हमने मर जाना है, लिहाजा हमने छुपाना नहीं है। और अगर मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगा तो यही लेके जाऊंगा, और मेरे पास कुछ नहीं है। पैसे मुझे नहीं काम आएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि मैं अगर पैसे कमाता तो कारून के खजाने से ज़्यादा मेरे पैसे सोने और उसकी मेरे पास ईंटें पड़ी होती। लेकिन जो सिस्टम वो दे गया, हजारों लाखों घरों के चूल्हे इस सिस्टम से चलते हैं भाई। और बीच में जो आड़ती बैठे हैं वो अलग कमाते हैं। ये जो ब्रोकर्स हैं, ये दवाइयां बनाने वाले, ये दवाइयां बेचने वाले, ये सेल, जो अलग कमाते हैं। काम आप करते हैं, काम हम करते हैं, कमाते वो हैं। काम हनीमन ने किया और दुनिया के करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमने बढ़ानी है सिस्टम के अंदर, दुनिया के अंदर। हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी। कब बढ़ेगी हम समझेंगे तो, कब बढ़ेगी हम समझेंगे तो। गोनोरिया, द कॉज बाय नाइजेरिया, नाइजेरिया बैक्टीरिया है, इसको गोनोकाई भी कहते हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। और ये एक्यूट केस में आता ना, बंदे चीखे मारते हैं। जिनको एक्यूट गोनोरिया होता है ना, तो जब पेशाब यूरिन पास करता है तो यकीन माने वो चीखें निकलती है उनकी। और आपकी एक एक डोज उसको सेटल कर देती है। और नहीं सिर्फ सेटल करती है, सारी जिंदगी उसकी सेफ कर देती है। सारी जिंदगी उसकी सेफ कर देती है। आपके पास क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 7 डेज है आफ्टर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये भी ओरल है, विजाइनल है और एनल है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 3 से 7 दिन। देन यूरेथ्रल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। पहले पेन होता है, उसको यूरिन पास करते हुए कहेगा मुझे बर्निंग होती है, मुझे जलन होती है, मुझे पेन होता है, सीवियर नाकाबिले। फिर 2, 3, 4 दिन जब गुजरेंगे तो क्या होगा, वो आकर वहां से पस आनी शुरू हो जाएगी। Acquired from the oral sexual exposure, disseminated gonococcal infection result from the hematogenous spread of the Neisseria gonorrhea. Finding include the rash, polyarthralgia। अच्छा, ये जो टेंडन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, मैं अक्सर कहता हूं ना कि जोड़ों के अंदर टेंडन
साइनोवाइटिस, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है हमारा, इसको जो बनाने वाला मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सोजन होगी तो जोड़ों का दर्द आ जाएगा, यूरिथ्रल प्रॉब्लम आ जाएगा, सेप्टिक आर्थराइटिस होगा, जोड़ों का दर्द होगा, रेयरली गोनोकोल हेपेटाइटिस करेगा, ये मेनिंजाइटिस करेगा, ये मायोकार्डियाटिस करेगा, दिल के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा। आप समझ आइए कि कहाँ कहाँ। और ये जो इसकी एक्यूट कंडीशंस है, और ये चल के फिर आगे इसको हनीमन ने ये कहा है, इसकी कॉम्प्लिकेशन का उसका नाम उसने दिया है साइकोसिस, SYCOSIS, साइकोसिस। साइकोसिस जो लफ्ज है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, साइको, एक साइको है PS, दैट इज द साइकोलॉजिकल साइको, दिस इज द साइकोसिस। साइको ग्रीक वर्ड है, जिसके अंग्रेजी में मैंने है फिग, FIG, फिग। फिग किसको कहते हैं? इंजीर को। हनीमन ने इसको कहा, ये नाम हनीमन ने इसको दिया। साइकोसिस का मतलब यह है कि इंजीर नमा ग्रोथ, इसलिए इसको कहते हैं साइकोसिस इज अ ग्रोथ एंड ग्रोथ इज अ इंजीर नमा। अब ग्रोथ आपने सिफिलिस में भी देखी है, मैंने दिखाया ना, दिस इज द इंजीर नमा। साइकोसिस मीन्स, साइको इज अ ग्रीक वर्ड। जब मैं कई लोगों के कान खोलना चाहता हूं कि व्हाट इज द साइकोसिस। मुझे एक डॉक्टर एक दिन मुझे मैसेज करती है कि आप लोगों को गलत पढ़ा रहे हैं, आप स्पेलिंग ही गलत कर रहे हैं, ये तो PS होता है, आप SYCO दे रहे हैं। देखो ना, ऐसे ऐसे भी लोग मुझे पढ़ाते हैं कि ये तो साइकोसिस की आपने इंटरप्रिटेशन ही बड़ी गलत कर दिया, आपको तो स्पेलिंग ही नहीं आते, डॉक्टर अली को स्पेलिंग ही नहीं आते साइकोसिस के। तो साइकोसिस क्या है? ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब फिग है, और फिग क्या होता है? इंजीर होती है, और इंजीर नुमा ग्रोथ, यू जो लटक रही होती है, इंजीर नुमा ग्रोथ, दैट इज द साइकोसिस। अब इसकी कंपैरिजन कहाँ पे है? इसकी कंपैरिजन आप सिफिलिस से भी कर सकते हैं। इसकी कंपैरिजन आप एक और वर्ड्स बनाने वाला काम है, वायरस है जिसको कहते हैं पेप्लोमा वायरस। पेप्लोमा वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जेनेटल वॉर्ड्स बनाता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, और वो कैंसर भी बनाता है। हमने पेप्लोमा वायरस को भी इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम के अंदर कि साइकोट्रिक की ग्रोथ अपनी है, लेकिन पेप्लोमा की भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ तो बहुत सारी चीज़ें बनाती है, इसलिए अगर मेडिका प्योरा देखें या आप थूजा को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वार्ड्स की थूजा दवाई क्यों है, साइकोसिस की वजह से। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गोनोरिया इज साइकोसिस। अब दवाइयां क्या हैं? उसको लेक्सिस दें, बड़ा पॉइजन दें, छोटे पॉइजन को खा जाएगा। बड़ा पॉइजन दें। अब एक्यूट जब आपके पास आता है ना गोनोरिया, एक्यूट, आपको क्या करना चाहिए? एक डोज मेडोरिनम की दें 200 की, एक थूजा दें, और एक मर्कसाल की डोज दे दें। अगले घंटे 15 मिनट में मरीज कहेगा मुझे फ़र्क है, मेरी बर्निंग ख़त्म हो गई है, बार बार जो मैं यूरिन के लिए जाता था वो ख़त्म हो गया। 1M दे दें, CM दे दें। ये
1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर एक्यूट को सेटल कर देगी एक, और उधर लगाएगा 8 दिन का एंटीबायोटिक और उससे सारी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशन से जाएगा। इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी बुरी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी बुरी हैं। दवाइयाँ और बड़ी हैं, मसलन कैनाबस स्टाइवा है। कैनाबस स्टाइवा के बारे में है कि अगर आप सीएम की 1 डोज देते हैं तो बर्निंग शर्निंग फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कैनाबस स्टाइवा बाद दफ़ा अगर थोड़े दिन गुजर जाएं तो कैनाबस स्टाइवा इतना अच्छा रोल प्ले नहीं करता। एक दवाई है ओलियम सेंटाली, सुंदल। ये पहले जो हकीम लोग थे ना, ये सुंदल जो था ये खिलाते थे। ये बड़ा इसका टेस्ट बड़ा अजीब होता था। तो ये पहले ज़माने में पतासे होते थे, पतासे देखे किसी ने, वो गोल गोल होते थे, ऊपर से पतासा काटते थे, उसमें सुंदल डाल के खिलाया जाता था इसको, गोनोरिया के पेशेंट्स को। और इसको पिंकी की जो है ना पिचकारियां की जाती थी अंदर, एंटीसेप्टिक, उसके लिए पिचकारियां बनाई होती थी पुराने ज़माने के हकीमों ने, और वो भर के ना तो अंदर यूरथ्रा के अंदर पिचकारियां करते थे इसको ठीक करने के लिए। लेकिन होम्योपैथी ने बड़ा काम आसान किया कि 1 डोज मेडोरिनम की 2, 1 थूजा की 2, 1 मर्कसाल की 2, आपके 90% केस उधर ही सेटल हो जाएंगे। एक और दवाई है, बड़ा अच्छा काम करती है, मैंने वो भी बहुत पहले मंगा के रखी हुई थी और अक्सर मैं वो यूज़ करता हूँ। लेकिन जब से मैंने ये मेडोरिनम थूजा का और मर्कसाल का हमने इस्तेमाल किया तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दवाई है टुसिलैगो, TUSI, टुसिलैगो। ये 2 इसकी है, एक टुसिलैगो पिटाइटिस है और एक फ्रेगेरिया है। ये मैं सीएम की 1 डोज देता होता हूँ और ये भी फौरन जो है ना इसको सेटल कर देती है। लेकिन ये हम पहले मैं बहुत कसरत से इसका इस्तेमाल करता था, टुसिलैगो का। लेकिन अब हम जब से हमने ये देने शुरू कर दी ना मर्कसाल, तो ये कम हो गया। लेकिन मैं आज से 15-20 साल पहले टुसिलैगो, और ये मैंने मंगवाई भी सीएम में थी वहाँ से, डोलिसेस की फ्रांस वाली, ये मेरी मंगवाई हुई है टुसिलैगो। ये दोनों पिटाइटिस और फ्रेगेरा, ये दोनों अच्छा काम करती हैं इसमें गोनोरियल इन्फेक्शन में। लेकिन जो मैंने आपको फार्मूला दिया ना, ये एक्सीलेंट है। 15-15 मिनट बाद दें, अगले घंटे बाद मरीज रिलैक्स गोनोरिया का। कैनाबस स्टाइवा पंग है ना, तो पंग चूंकि बर्निंग होती थी तो पुराने ज़माने में बर्निंग के लिए कैनाबस स्टाइवा पंग पिलाई जाती थी। गोनोरिया के मरीजों को पंग पिलाई जाती थी इसलिए कि ये बर्निंग को ख़त्म करती है पंग। इसलिए आपको पता है ये सारा जो इलाका है हमारा, गर्म इलाका जो है सिंध है, ये हमारा उस इलाका का, ये गर्मियों में ना भंग पी पी के पीते हैं कूट कूट के, कि ये रेफ्रिजरेटर का काम करती है। हमारे उस इलाके में भंग का भी, नशे का भी काम करती है और साथ ठंडा भी रखती है। वो कहते हैं ये गर्मियों में पिए तो आप ठंडा भी रहते हैं। और भंग इसलिए जो है ना, ये कैनाबस स्टाइवा जो क्या करती थी, बर्निंग को कम करती थी। ये अल्कलाइन का रोल प्ले करती है, एसिटिक रिएक्शन को रोकता है कैनाबस इंडिका। एसिटिक रिएक्शन को थूजा रोकता है। एसिटिक रिएक्शन को इसीलिए जिन लोगों के एसिटिक रिएक्शन होंगे और एसिटिक रिएक्शन की वजह से स्टोन बनते हैं, यूरेट के स्टोन बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, एसिटिक रिएक्शन। वहां मेडोरिनम भी बड़ा काम करती है, वहां थूजा भी काम करती है। ये अल्कलाइन कंडीशन में ले आता है एसिडिक रिएक्शंस को। तो कैनाबस स्टाइवा क्यों इस्तेमाल होता था? एसिडिक रिएक्शन काम करने के लिए। मर्कसाल भी यही रोल प्ले करता है। अगर टेक्निकली आपने जाना है कि यूरिन की अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एसिडिक रिएक्शन है या अल्कलाइन रिएक्शन है। अल्कलाइन रिएक्शन में बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, एसिडिक रिएक्शन में क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाएंगी।
इसमें एक्यूट में जलसीमियम भी इस्तेमाल होती है, और जलसीमियम इसलिए इस्तेमाल होती है ये बड़ी रेस्क्यू रेमेडी है। एक और दवाई है यूरिथ्रल, इसमें इस्तेमाल होती है, वो है पेट्रोसिलीनियम। पेट्रोसिलीनियम वाला मरीज जो होता है गनोरिया का, वो आके ये कहता है कि जी मुझे खारिश हो शुरू हो गया, खारिश, तो फिर पेट्रोसिलीनियम काम करेगा। तो इलाज को आसान बनाया हमने क्या किया, मेडोरिनम दी, थूजा दी, मर्कसा दी, बेशुमार केसेस इसी से सेटल हो गए। मेडोरिनम दी, थूजा दी, एस्टी लाइगो दे दी, मेडोरिनम दी, थूजा दी। लेकिन कैनाबास्टाइवा को मैं अब इतना मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो जो 2, 4, 6 दिन गुजर जाए ना, तो फिर पासानी बंद नहीं वो करता। वो पहले आधे घंटे के अंदर करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया को शायद मारने की इतनी सलाहियत नहीं रखता, वो सिर्फ जलन को कम करता है। मरकोर 200 एक्यूट में 200 देना, वैसे 1 mg दे सकते हैं। 200 में यह है कि थोड़ा सा ऐसे इंटरकरेंट करना होता है ना, हल्का सा उसको झटका देना होता है ताकि ये स्प्रेड ना हो, वायरल पे अटैक। देखिए वो एक्यूट वायरल आया ना, वो वायरल आया कि क्रूट डायरेक्ट वायरल आ गया ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया पे 200 भी बड़ा काम करती है, नहीं तो हम 1 mg पे चले जाएंगे अगर रिजल्ट नहीं देती। लेकिन 200 के अच्छे रिजल्ट हैं। पुराने डॉक्टरों में देखो 30 भी दे देते थे, लेकिन 1 mg भी दे सकते हैं आप। बहुत दफ़ा एग्रीवेशन से बचने के लिए 200 दी जाती है कि मैं अगर CM में दूंगा तो बाद में थोड़ा एग्रीवेट कर देगा, और हो सकता है इस वजह से बेहतर है कि 200 दे दें, नहीं तो 1 mg दे दें, फिर 1 mg नहीं तो CM भी दे देते हैं। और ये गनोरियल इन्फेक्शन जो है इन द लॉन्ग रन, हम तो एक्यूट को डील कर रहे हैं ना, फिलहाल तो हम एक्यूट की चीखे पुकार को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन गनोरिया की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये एक्यूट बर्निंग से लेके कैंसर तक ये बनाता है, लिहाजा इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। हम तो सिर्फ एक्यूट टच दे रहे हैं, किसी वक्त मैं इसको रिपीट करूंगा साइकोसिस को, मज़ा आएगा। मैं एक एक सेल बताऊंगा आपको कि ये सेल के अंदर गनोरिया का क्या रोल है, इसका साइकोटिक का एक एक सेल बताऊंगा, एक एक जिस्म का आर्गन हम आपको बताएंगे। इसकी पैथोफिजियोलॉजी से मैं इतना अच्छी तरह वाकिफ हूं कि मैंने इसकी DNA तक इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये ग्रोथ करता है DNA पे, ये जीन्स के ऊपर ग्रोथ करा देता है, और उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करा देता है, ये ऑर्गन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करा देता है। लिहाजा ये जो हमारी सक्सेस रेट है मरीजों का ठीक होने का, उसके अंदर इन चीजों का बड़ा रोल है। जोड़ों के बेशुमार दर्द आप मेडोरिनम के बगैर ठीक ही नहीं कर सकते। तो क्या कर रहा है, वो पानी पड़ जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, सिनेवियल मेम्ब्रेन्स को तबाह करके रख देता है ये। तो क्या मैं मेडोरिनम के बगैर पुराने जोड़ों के दर्द हम ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी बड़ी डीपली स्टडी की हुई है, और मुझे कोई दुनिया का बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। मैं तो आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑन रिकॉर्ड पे दुनिया के रिसर्चर ने की हुई है, लेकिन दुनिया ने रिसर्चर्स ने यह किया है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी को जाना जरूर है, लेकिन उन्होंने इसका हल नहीं निकाला। हमने इसका हल निकाला है, हमने इसका हल निकाला है। और हम यूं लिखते हैं जैसे एलोपैथिक डॉक्टर को पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक लिखता है, हम दवाइयां इसलिए इसी तरह लिखते हैं कि हमने बरसों इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझे, बरसों। जब आप बात को समझ जाते हैं, जब H2O को फार्मूला आप समझ गए, तो आप पानी बना सकते हैं ना, फिर उस पर स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो की हुई होती है ना। जब कोई साइंस फार्मूला निकाल लेती है, तो फिर फार्मूला तो हर बंदे के हाथ में काम करता है भाई।
बात तो उस फार्मूले तक पहुंचने की है, और उस पर हमने बरसों लगाया और दुरुस्त लगाया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम खुश हैं। हम खुश हैं अपनी स्ट्रगल से, और हमारी स्ट्रगल ने होम्योपैथी को तकवीत दी है, फायदा दिया है। हमारी इस तकवीत को, होम्योपैथी को फायदा पहुंचा है, तकवीत मिली है, और हमारे मरीजों की तादाद बढ़ी है पूरी दुनिया में। अगला जी आ जाए। गोनोरिया ठीक है जी। क्लैमीडिया, अच्छा क्लैमीडिया भी बहुत ज्यादा हो गया, ये भी सिम्टम एन गोनोरिया की तरह लगता है, और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो पुराने जो तबीब हैं, हकीम हैं या डॉक्टर हैं, जिसको यूरिथ्रल इन्फेक्शन होता था उसको कहते तुझे गोनोरिया हो गया, सुजाक हो गया तुझे। लेकिन बात बढ़ गई, अब सुजाक से ज्यादा क्लैमीडिया की तादाद हो गई दुनिया में। सुजाक से, गोनोरिया से ज्यादा तादाद क्लैमीडिया की हो गई। इंटरनेशनल रिसर्च पे जब इसकी पता चला तो ये तादाद क्लैमीडिया की बन गई है, बढ़ गई है। ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, ये भी बैक्टीरिया है, क्लैमीडिया बैक्टीरिया है। मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड एसटीडी caused by the एबिलेट intracellular organism chlamydia trichomonatia, approximately 50% of males and 70%, और ये फीमेल्स में ज्यादा है मेल के से। अच्छा, मेल में, फीमेल में जब इन्फेक्शन ड्रॉप होता है, चूंकि वो पॉट है, वो पॉट है ना, वहाँ इन्फेक्शन ड्रॉप ज़्यादा जल्दी फिर देर तक, चूँकि यूरिथ्रा में आता है, और ये अगर किसी वजह से निकल गया तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन है और वो इंटरनल है, तो वहाँ फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस। तो वो ये कहता है कि 50% मेल एंड 70%, और ये भी क्या करता है, ये भी यूरिथ्रा के अंदर डिस्चार्ज पैदा करेगा। कंपेयर टू गोनोरिया, सर्वाइटिस, क्लैमीडिया कैन प्रोग्रेस टू द ऑर्काइटिस, टेस्टिकल स्वेलिंग पैदा करेगा, एंड एपेंडिडिमाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है। अक्सर आपने टेस्ट में लिखा होगा पीआईडी, औरतों का टेस्ट आते हैं ना पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कौन पैदा करता है? गोनोरिया पैदा करता है, क्लैमीडिया पैदा करता है, सिफिलिस पैदा करता है, इकोलाई पैदा करता है, क्लेस्बीला पैदा करता है, स्टेप्लोकोकस पैदा करता है। तो ये वो जो बैक्टीरियाज हैं, ये पेल्विक, अब आप उनके कल्चर कराएं, और अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे पास ये सारे नसोड़ की शक्ल में आ गए हैं। क्लैमीडिया हमारे पास नसोड़ की शक्ल में आ गया। आप क्या करें, आप एक डोज क्लैमीडिया की दें, एक मर्कसल की दें, मसला हल। वहां आपने मेडोरिनम दी, उसकी जगह आप क्लैमीडिया को लगा दें। वहां आपने सिफलिनम दी, उसके, अब देखें वहां सिफलिनम मर्कसल जा रही है, वहां मेडोरिनम मर्कसल जा रही है, या क्लैमीडिया मर्कसल जा रही है। आसान नहीं किया हमने, इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट, दवाइयाँ लिख देना। क्लैमीडिया हमने मंगवाई है बाहर से, और ये जो क्लैमीडिया है, मैं आपको बताऊं कि ये बरसों लोगों के अंदर पड़ा रहता है, बरसों नहीं जाता। ये एंटीबायोटिक खा खा के लोग रेजिस्टेंस इससे हो गए हैं।
लेकिन होम्योपैथिक जो पोटेंसी आई है ना, ये उड़ा के रख देती है इसको उड़ा के रख देती है। यहाँ आप अगर आपको ये जो आपके जो बैक्टीरियाज हैं, ये जैसे गोनोरिया है, जैसे क्लैमिडिया है, जैसे इकोलाई है, ये अगर आपकी ये क्लैमिडिया दे के आप अगर मार्स नहीं काम करती, आप शुरू में ट्यूबर या बेसिलिनम लगा दें, आप शुरू में फॉर्मालिन लगा दें, आप शुरू में रेडियम लगा दें। ये जिस रेडियम, फॉर्मालिन, बेसिलिनियम, ट्यूबरक्लोनियम, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत पैदा कर देता है, और फिर आप देंगे अगली दवाई तो आपका काम हो जाएगा। सही है जी? हाँ, फॉर्मेलिन एंटी बैक्टीरियल है, बॉडी को स्टफ करने के लिए या उसको जख्म को खराब होने से रोकने के लिए फॉर्मेलिन का यूज करता है। और हमने फॉर्मेलिन को क्या किया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम भी तो यही करते हैं कि बॉडी को प्रोटेक्ट, सेंस ऑफ फिलॉसफी है, अगर आप समझने की सलाहियत रखते हैं तो फिर हमने भी फॉर्मेलिन से वो काम लिया है, और लेकिन हमने क्या लिया, पोटेंसी से लिया। ये सिम्टम्स हैं, इसका कल्चर कराना पड़ता है, कल्चर। क्लिनिकली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों को अलहदा करने के लिए आप कल्चर करा लें, यूरिन कल्चर कराएंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे हमने एक और डाला हुआ है जी, 5वां टॉपिक है, इसका मैं वैसे जिक्र कर गया हूँ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अक्सर औरतें बड़ी तंग हैं इसके। एन असेंडिंग इन्फेक्शन स्टार्ट इंडोसर्विक्स and progress to the upper female reproductive traction causing endometritis, saplings on peritonitis। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ओपनिंग वेजाइनल से स्टार्ट होगा और फिर ये स्प्रेड करता जाएगा, फिर यूट्रस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, दिस और पेल्विक इन्फ्लेमेशन। इसके कॉजेज क्या हैं? Polymicrobial involvement of the common but the 10 to 20% patient may be have the gonorrhea and chlamydia, जो पहले भी मैं जिक्र किया है। इसमें और बहुत सारे इन्फेक्शन है, क्लैस्ट्रीडिया है, इंट्राकोकस है। इंट्राकोकस बहुत तबाही फैल रहा है। इंट्राकोकस यहाँ से उठता है और जाके लंग्स पे भी अटैक करता है और लोगों को निमोनिया करके मार देता है। इंट्राकोकस मेनिंजाइटिस कर देता है। तो जब आप कल्चर करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इंट्राकोकस आ गया है। अगर इंट्राकोकस आ जाएगा तो इंट्राकोकस दे के मर्कसाल दे दें, टेरिपेंथीजा दे दें, मर्कौर दे दें, थूजा दे दें, बेसिलिनम दे के इंट्राकोकस दे दें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अक्सर औरत आके कंप्लेन करेगी, जी मेरा लोअर एब्डोमेन पेनफुल है, मेरा कोइटस पेनफुल है। और यहाँ आपको इस टिश्यू को जो स्ट्रेंथ करने वाली दवाई है, जो आपकी जो फीमेल जेनेटल सिस्टम के टिश्यूज को स्ट्रेंथ पावर प्रोवाइड करती है, सिपिया। और सिपिया एंटीसाइकोटिक भी है, सिपिया एंटी ट्यूबरक्लोसिस भी है। मजे की बात आपको बता दूं, यहां परसेटीला क्या करती है, जब सप्रेशन हो जाएगी, जहां जहां पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में, गोनोरियल इन्फेक्शंस में, जहां
क्लैमिडिया के अंदर या इंट्राकोकस के अंदर सप्रेशन हो जाके 10-10 साल गुजर गए हैं, 15-15 साल गुजर गए हैं, 20-20 साल औरत कहती है जब से इन्फेक्शन हुआ मैं ठीक नहीं हुई। तो ये दे के आप क्या करेंगे, पर्सटीला देंगे। पर्सटीला टिश्यू के अंदर ताकत है, उसके बिल्कुल हेल्दी टिश्यू बना देगी। सीपिया हेल्दी टिश्यू बना देगी। मक्सल हेल्दी टिश्यू, एल्ट्रसफेरिनोसा हेल्दी टिश्यू बना देगी उसकी। और पर्सटीला से हमने इतने केसेस ठीक किए, टेस्टिकल स्वेलिंग के, एपिडेर्माटाइटिस के, सैकड़ों हजारों केसेस हमने ठीक किए। और हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह कोई एलोपैथिक डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, हम इस तरह लिखते हैं और रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो बेसिक वजह थी वो था म्याज़म। अगर होम्योपैथी से म्याज़म निकाल दे तो होम्योपैथी में बचता क्या फिर? और म्याज़म है, दिस इज द क्लैमिडिया इज द म्याज़म, इंट्राकोकस इज द म्याज़म, टाइफाइड इज द म्याज़म, क्रेस्पीला इज द म्याज़म, इकोलाई इज द म्याज़म, एच पेलोरी इज द म्याज़म। और एक एक की कॉम्प्लिकेशन आप जाके नेट पे आज पढ़ें, एक एक की कॉम्प्लिकेशन पढ़ें, आप एच पेलोरी की जाके कॉम्प्लिकेशन पढ़ें, आप क्लैमिडिया की, आपके दिमाग साफ हो जाएंगे कि जो आज से 150 साल, 200 साल हनीमन ने बात की थी वो तो 2 बैक्टीरिया की थी। आज डॉक्टर अली ने इतने बैक्टीरिया को पढ़ा, समझा और अप्लाई किया और रिजल्ट प्रोड्यूस किए और होम्योपैथिक सिस्टम में एक नई जान डाली। जो बातें करते हैं, जिनको ना सोरा का तलफ़्फ़ुज़ आता है, जिनको सिफिलिस का पता नहीं है, जिनको गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं है, जिनको क्लैमिडिया की कॉम्प्लिकेशन का पता नहीं है, वो होम्योपैथिक में बात क्या कर सकते हैं? ये दुनिया की सुपीरियर साइंस है जिसको हमने इन नारियों के हथों से, जंगल से निकाल के हम फिलॉसफी बयान करते हैं और राम कहानियां सुनाते हैं लोगों को। भाई साइंस का जमाना है, साइंस की लफ्ज में बात करो, साइंसी जबान में बात करो। अब कहानियां किसे कोई नहीं सुनता। हमारे पास लोगों ने फाइलें उठा के इतनी इतनी उठाई होती हैं, पूरा नेट पे सर्च करके आए होते हैं। अब तो मैं पिछले कई 2-3 सालों से तो मैं तो हैरान होऊंगा कि लोगों ने एक एक जीन्स की खराबी को मैनचेस्टर, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी से डायग्नोज करके लाए होते हैं। मेरे बच्चे को ये जीन खराब है जी, उसका हल निकालें। तो फिर वो राम कहानियां आपकी कौन सुनेगा? यह दौर खत्म हो गया। नो वे, कोई रास्ता नहीं है कि आप इल्म को ना पढ़ें और सीखें ना समझें, ना कोई रास्ता नहीं। आपको सर्वाइवल का रास्ता ही कोई नहीं है, आप इसको समझें। आगे चलते हैं जी। एक और बीमारी है जो क्यूट बड़ी तंग करती है, और ये बड़ी फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा तंग की जाती है और औरतें इतनी परेशान हैं इससे। माउथ के फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन, आपके लाइन एरिया के फंगल इन्फेक्शंस, आपकी ज़बान के अंदर फंगल इन्फेक्शंस। ये कैनाडीडा है, फंगस है, उसको कहते हैं वाल्वो वेजाइनल कैनाडियासिस। ईस्ट, मैं ईस्ट भी इस दफ़ा लेके आया हूँ, ईस्ट इसका भी म्याज़म में लेके आया हूँ। हमने कैनाडीडा तो बहुत अरसे से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कैनाडीडा डायग्नोज हुआ है आजकल आ रहा है, स्वाब टेस्ट होता है उसका वेजाइनल, और उसमें कैनाडीडा, ओरल मुंह का होता है उसमें कैनाडीडा। तो हम क्या करते हैं, हम ट्यूबर को दे के कैनाडीडा का 1 mg की डोज देते हैं और फिर मर्कसाल दे दी या कोई दूसरी दवाई दे दी, आइडोस्टस दे दी या करिया। अक्सर लोगों को जो फीमेल्स में आता है, खारिश बहुत आती है,
और फिर हम इसको करियाजोट बहुत अच्छा काम करती है, करियाजोटम बहुत अच्छा क्लास का काम करती है। लेकिन करियाजोट जब तक इतने अच्छे रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी जब तक आप कैनाडीडा नहीं देंगे, जब तक आप ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बेसिलिनियम दें, आप ट्यूबरकुलोनियम दें, आप एक कैनाडीडा की डोज दें, आप करियाजोट दें, आप मर्कसाल दें, देखें आपको रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अभी मेरे पास एक केस था और वो औरत वो कह रही थी मैंने बचना नहीं है, डिस्कम्फर्ट, इंट्राकोकस था, कैनाडीडा था, एच पाइलोरी था, इकोलाई था। 3-4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ कि वो सारे गायब हो गए। लोग जाके टेस्ट कराते हैं ना, कल्चर दोबारा कराते हैं, कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। और नसोर्स के बगैर आप अगर क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का दावा करते हैं तो मैं नहीं समझता। 100 में से 5-4 तो ठीक हो सकते हैं, ये बल्क की तादाद में नहीं ठीक होते, बल्क की तादाद में नहीं ठीक हो सकते। और ये एक्यूट इमरजेंसीज हैं। दिखाएं ना जरा इसकी पिक्चर, देखा है क्या हाल किया हुआ इसने। सर्विक्स को तबाह करके रख देता है। मैं मैनचेस्टर में था तो मैं एक पता नहीं पेशेंट्स को, तो मैं उसको फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज, कोई 10-15 गोरे डॉक्टर थे, तो मैंने कहा इसको कैंडिडा है। तो बगैर आपने फंगल के नाम पे आपको कैसे पता चला कैंडिडा? मैं कहा यार मैं ट्रीट करता हूँ, मुझे नहीं पता। दे सरप्राइज के कैंडिडा, अब आपने तो इसको कल्चर कराना है, फिर पता चला। मैं कल रहा है इसमें कैंडिडा ही निकलेगा, तो वो कैंडिडा ही निकला। एक्यूट सिस्टाइटिस हो गया, इसमें आपकी मर्सल अच्छा ये जो मेडोरिनम है, ये जो सिफलिनियम है, ये कैनाडीडा पे भी अच्छा काम करती है। पहले तो जब तक हमारे पास कैनाडीडा नहीं थे किताबों में थूजा ही लिखा हुआ है, लेकिन थूजा भी करती है, बेसिलिनियम भी करती है, मेडोरिनम भी करती है, ग्रेफाइट भी करती है। ग्रेफाइट भी है कि टिश्यूज को अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सल्फर टिश्यू के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और वहां से बैक्टीरिया को भगाने की कोशिश करती है। वहां से टिश्यू को भगाने की कोशिश करती है। मेडोरिनम भी सलाहियत पैदा करती है। और मोस्ट कॉमनली साइकोसिस दुनिया में बहुत पाया जाता है, और ये एड्स हो जाती हैं चीजें। अब देखें, हमें टेस्ट जब हम कराते हैं तो 3-3, 4-4 बैक्टीरिया गट्ठे आ रहे हैं। इकोलाई भी आ रहा है, इंट्राकोकस भी आ रहा है, क्लेमेडिया भी आ रहा है, 3-3, 4-4 गट्ठे आ रहे हैं। तो उसको तो एक मर्कसाल नहीं कंट्रोल करेगी, उसको एक तूजा नहीं कंट्रोल करेगी, उसको तो वो नसोर्स हमें देने पड़ेंगे। अब आ गया जी एक्यूट, ये ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम तो इतने हैरान हो गए हैं कि ये 3-4-5 सालों में जब से हमने ये इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, ये तो बेताशा पड़ा हुआ है। ये बैक्टीरिया इतने आ गए हैं, इकोलाई तो इतना, कई मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर आते हैं, कहते हैं यार हमारे फैमिली, मुझे या मेरी मिसेस को 10-10, 15-15 साल हो गए, ये जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ये जो हमारे, जैसे देखे ना, आपके पास ट्यूबरकुलोनियम काम करती है ना, आपके पास बेसिलिनियम काम करती है ना, आपके पास मेडोरिनम काम करती है,
जब आप इनको भी इस्तेमाल करेंगे ना आपको और मज़ा आएगा। ये भी काम करती हैं उसी तरह से, ये भी उसी तरह काम करती हैं। एक्यूट सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस। ये जो सिस्टाइटिस है ना, आपको ये मैं बताऊं कि ये सिस्टाइटिस के मरीज भी बेचारे बड़े परेशान हैं। डिस्कम्फर्ट, पेल्विक एरिया, प्रोस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, इन्फेक्शंस। मैं कहता हूँ कि ये लोग इतने, और इसमें बहुत पहले तो हम ज़्यादातर हमें मेडोनियम थूजा का या मर्क साल का इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब जब हम इसको कल्चर कराना शुरू हो गए हैं तो वो ये देखें ना सिस्टाइटिस क्या करता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर कॉमनली इन द वुमेन। अच्छा, वुमेन में क्यों ज़्यादा काम करता है? उसकी वजह यह है कि जो मल्टीपल सेक्स के लोग हैं, फीमेल्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो फीमेल्स मल्टीपल सेक्स में अगर प्रोस्टिट्यूट्स नहीं भी हैं तो वहाँ एक बंदा गया इकोलाई वाला, पीछे से आया क्लैमिडिया वाला, उससे पीछे से आया जी क्लैस्बीला वाला आ गया, उससे पीछे गनोरिया वाला आ गया, ऊपर सिफिलिस आ गया। वहाँ तो पूरा बैक्टीरिया की हमा जगह है, वो कॉम्प्लेक्स है वहाँ डिजीजेज। अब जो गया वहाँ पे, अब यूरोप ने तो एक काम शुरू किया हुआ है, या वेस्टर्न कंट्रीज ने, उन्होंने कहा यार इन डिजीज से कैसे बचा जाए। उन्होंने जनाब कंडोम का इस्तेमाल तो कसरत से करवाना शुरू कर दिया, हर जगह रखवा दिए, इजी अवेलेबल रखवा दिए कि किसी तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोका जा सके, कि लोगों ने तो बाज नहीं आना, लोगों ने तो बाज नहीं आना। अब होता यह क्या है कि हमारे कॉलेज का जो लड़का है, स्कूल कॉलेज से जब निकलता है, पीक उसका क्लाइमेक्स पीरियड है, तो टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल होता है, उसने कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करनी है, या मास्टरबेशन करेगा, उसके अपने मसाइल हैं, जाकर कहीं प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, वो सारी ज़िंदगी का कैरियर बनेगा। तो वेस्ट ने ये किया कि इसको तो हम रोक नहीं सकते, लॉ ऑफ नेचर है। आप किसको कहेंगे कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ना करें? कोई रुकेगा? ये तो रात को दरवाजे माँ बाप सोए होते हैं तो पीछे से चुटकियाँ लगाते हैं तो वो जाते हैं। और आजकल तो बड़ी इजी एक्सेस है मीडिया की, आपके पास मोबाइल है, आप फ़ौरन कांटेक्ट करते हैं और फ़ौरन इसका, तो ये ज़्यादा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा हो रही हैं? वो कम रिड्यूस कर रहे हैं, वो कम रिड्यूस कर रहे हैं कि वहाँ अवेयरनेस पैदा करें। और इसका सेफेस्ट प्रोटेक्शन उन्होंने यही की है कि इन्होंने बाज तो आना नहीं है, उन्होंने कहा कंडोम को ज़्यादा रिवाज दो, उसको बचने का एक ही तरीका है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोई कंडोम्स का इस्तेमाल करेगा भी तो वही जिसके 7 बच्चे हो चुके होंगे, तो फिर कहेगा आप कर लेते हैं, या 8 या 9 हो जाते हैं तो फिर भी ना, तो कुछ लोग गुनाह भी समझते हैं। वो उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक प्रोटेक्शन का जो ज़रिया है वो वेस्ट ने, अमेरिकन ने, इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। आपको पता है अब अमेरिका में ये जो पेप्लोमा वायरस है ये इतना बेताशा हो गया, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, और वहाँ अब तो इसके लिए बाकायदा वैक्सीनेशन हर नॉर्मल बंदे को की जाने लगी है कि ये इन्होंने बाज तो आना नहीं है, लिहाजा इसकी प्रोटेक्शन का कोई तरीका निकाला जाए कि वो कंडोम से भी बाज नहीं आते, तो फिर उन्होंने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया। तो हम क्या लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सिफिनियम वनम की डोज दे सकते हैं, हम मेलेरियम की डोज दे सकते हैं, हम क्लेमेडिया एच पिलोरी की डोज दे सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज ए वैक्सीनेशन के तौर पे होम्योपैथी दवाइयाँ एज ए वैक्सीनेशन के तौर पे भी काम करती हैं। और अगर हम नहीं, हमारे पास ये वसाइल नहीं है या हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं है
तो क्या कर सकते हैं हम, जब आ जाए तो उसको ठीक तो कर सकते हैं ना, हम उसको कॉम्प्लिकेशन से बता सकते हैं, हम अगली नस्ल को बचा सकते हैं भाई, हम अगली नस्ल को बचा सकते हैं, हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं, हम रीनल फेलियर को ठीक कर सकते हैं, हम बच्चों की माजूरी को ठीक कर सकते हैं। और ये जो नसोर्स हैं, ये जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का, ये आइंदा नस्लों को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक्यूट प्रेजेंटेशन क्या आ गया जी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि ब्लैडर तक पहुंच गया, ऊपर पहुंच जाता है तो क्या होता है, अब इरिटेट हो गया ब्लैडर, सेंसिटिव हो जाता है, बार बार पेशाब आएगा। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिटेंशन। तो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिटेंशन किस में आता है? अगर आप मार्क्साल को गौर से पढ़ो तो बहुत बड़ी दवाई है, ये सारी अलामात इसके अंदर मिलती हैं। और अगर ये सप्रेस हो जाता है, देखो ना, हिमेटोरिया है, खून आना शुरू हो जाता है, मार्क्साल पढ़े, इस पर खून भी आता है। सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, ये एरिया डिस्कम्फर्ट है, आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है। सुकून कैसे हो? या इकोलाई पड़ा है, ये देखें ना, 75% to 95% केसेस 75 to 95% इक्वलाई है। समझ आई आपको? ये जो सिस्टाइटिस है, नेफ्राइटिस है, इसमें क्या है? इक्वलाई पड़ा है। और इक्वलाई मैंने आपको नहीं जाता, मैंने आपको कहा, लोग कहते हैं एलोपैथिक वाले नहीं जाता, तंग करता है, ये होम्योपैथी से जाता है। आप दें ना इसको इक्वलाई, आप इसको दें, फिर मकसा जाएगा। नहीं जाता, इसको ट्यूबर दें, बेसिलियम दें, फिर दें, जाएगा। फिर आप इसको कहें जी जाए, महीना 2 महीने गुजरे, आप देखें ना, अदर बैक्टीरिया इंक्लूड क्लैस्ट्रीडिया, प्रोटियस, स्टेफिलोकोकस, इंट्राकोकस, सूडोमोनास, इंट्राबैक्टर, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं वही नहीं लिखी इसने, ये मैंने नहीं लिखी, ये अमेरिकन रिसर्चों ने लिखी है। लेकिन इलाज कोई नहीं है, इलाज तो फिर इधर होम्योपैथी में है, इसलिए हमने सारी बनवाई है यूके से। और अब जब ये इस्तेमाल होना शुरू होगा तो फिर देखें रेवोल्यूशन आएगा, फिर लोग भागेंगे कि नहीं जी, मैं 10-10 साल हो गए, मुझे इक्वलाई नहीं ठीक हुआ, मैंने होम्योपैथिक दवाई ली तो ठीक हो गया। आएगा ना रेवोल्यूशन, तादाद बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब वो मेरे पास ठीक हो रहा तो वो आपके पास भी ठीक होगा, वो दूसरे के पास भी ठीक होगा, कि अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे यह बताएं, मैं बढ़ के अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि कितने, जब से हमारे लेक्चर नहीं शुरू, कितने होम्योपैथिक डॉक्टर जो है कल्चर करवाते हैं, कितने कल्चर करवाते हैं? तो कल्चर करवाएंगे तो आपको पता चलेगा ना। हमारे पास भी जो कल्चर होए हुए आते हैं, हमने स्टडी उन केसेस पे की है ना, कल्चर उठाए हुए आते हैं, ये कल्चर में आया जी, नहीं जा रहा इक्वलाई। तो ये जो लेक्चर जहां जहां जाएगा, मेरा होम्योपैथ डॉक्टर इक्वलाई को इस्तेमाल करेगा, क्लेमेडिया को करेगा, क्लेस्बीला को करेगा, जब वो निकालेगा, जब वो रिजल्ट आएंगे तो पेशेंट दौड़ेंगे होम्योपैथी की तरफ। ये लोग जब ठीक हो गए फिर रश करेंगे, फिर होम्योपैथी। ये तो ऐसे तो नहीं कि मैं बैक्टीरिया को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, मैं फलां को नहीं मानता, तू ना मान यार, नहीं मानता तो साइंस की जब तक प्रेजेंट। ये सूडोमोनास इतना मिलता है, और ये सूडोमोनास ऐसा है कि ये सिर्फ ना के यूरिन ट्रैक में मिलता है, ये कानों के अंदर मिलता है, ये बेशुमार जगह कल्चर करो तो सूडोमोनास निकलता है। देखा, उसने कहा इकोलाई का बड़ा रोला और बाकी ये सारे बैक्टीरिया।
और मैं आपको बताऊं, ठीक है मक्सल काम करती होगी, पल्सटीला काम करती होगी, एपस काम करती है, कैंथस काम करती है, अर्जेंटम लैट्रिकम काम करती है, लेकिन 10%, 5%, जब आप ये 7 इंटरसोल लगाएंगे ना, यूं जंप जाएगा ऊपर, रेट आपका 70, 80, 90% पे जाएगा। और ये कोई मफरूज़ों पे मबनी बात नहीं है, ये क्लिनिकल रिजल्ट हैं। हम ऐसे नहीं 300-400 बंदा रोज देखते, जितनी हमारी तो कैपेसिटी, हमें 5 बजे से ज़्यादा और क्या देख कि मैं सुबह अगर 5, मैं उससे ज़्यादा मेरी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है ना। लेकिन जब ये फैलेगा, जब हर जगह इस्तेमाल होगा तो रश बढ़ेगा ना, मरीजों की तादाद बढ़ेगी और लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। वहाँ 10 साल दवाई खाने से नहीं ठीक हुआ, यहाँ 3 महीने में ठीक हो गया। डन, आगे आ गया जी। रीनल एंड यूरेटिक कोलकली, ये मैं वैसे ऑब्स्ट्रक्शन में डिस्कस कर गया था। आगे आए ना, अगला लास्ट टॉपिक। ये मैंने एक्यूट डिस्कशन की है। आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं क्रॉनिक करूं फिर तो कईयों के कानों की खिड़कियां और दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। ये हमने एक्यूट डिस्कस किया, फिर हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन, ये एक एक टॉपिक पूरा पूरा लेक्चर खाने वाला है। रीनल एंड यूरेट्रिक कोलकली, ये बड़ी इमरजेंसी नहीं है। ये बंदा गुर्दा पूरा महला सर पे उठाया होता, पूरा घर जिस गली से निकलता है, क्या है जी गुर्दे का दर्द जी, पथरी है जी, वो गया जी, वो जा रहा है जी, वो आ रहा है जी, ठीक हो जी, कोई नहीं ठीक हो। यार अगर आप ये इमरजेंसी डील कर लेते हैं तो जिस महल्ले से बंदा निकलेगा, जिस घर से निकलेगा, जिस इलाके में जाएगा, तमाशा नहीं लगा होगा। और क्या जी, होम्योपैथिक दवाई खाई है, बस जी होम्योपैथी से निकल गई है। अब जो अगर किडनी के अंदर स्टोन है, तो वो क्या करता है, अबाउट द 20% ऑफ पॉपुलेशन में गेट द अफेक्टेड विद द स्टोन डिजीज। 20% लोग, 6 अरब की आबादी दुनिया की, वो 20% लोग कितने हैं किडनी वाले, वो किडनी का ही करना शुरू कर दो अल्लाह के बंदे। 20% कितने बनते हो, करोड़ों की तादाद में बनते हैं, करोड़ों की तादाद में बनते हैं। और यार, और ये इतनी पॉपुलर है। मेरे पास एक केस आया, आज से कोई 5-10 साल पुराना केस था। उसका कोई 33 सेंटीमीटर का स्टोन था और वो एक गुर्दा उसका जो है ना बिल्कुल सुकड़ गया था। तो कोई हाजी साहब थे, वो सऊदी अरब से आए थे। मुझे कहने लगा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, टाइम बड़ा लग सकता। कहना कितना? मैं क्या, हो सकता है 1-2 साल लग जाए। कहना मैं खासा जी 2 साल, मेरा गुर्दा बच जैसी। आप यकीन माने, उसने पता नहीं साल खाई 6 महीने खाई, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन वो आया, उसकी अल्ट्रासाउंड एब्सोल्यूट नॉर्मल, नो कैलकुली, नो स्मॉल किडनी, बोथ किडनीज आर फंक्शनल, बोथ किडनी फंक्शनल एंड नॉर्मलाइज। जो गुर्दा एक निकालना पड़ेगा, और मैं सैकड़ों हमने स्मॉल किडनी स्टोन की वजह से हमने ठीक किए। क्या हमने लाइको दी, हमने सल्फर दी, हमने कैलकेरिया रेनल्स दी, और क्या प्लोमोमेट साथ दी 200 की रोज़। तो बेशुमार केसेस। लाइको बहुत बड़ी दवाई है इसके अंदर। और मैंने देखा है, मैं बच्चों को जब बच्चे जो रोते हैं, वो कहते हैं यूरिन पास करते हुए रोते हैं, यूरिन पास करते हुए रोते हैं। और पुराने हकीम क्या लिखते हैं, क्योंकि मैं हिकमत में पढ़ता हूँ, कहते हैं इनके पोतड़ों में रेत के ज़र्रात मिलते हैं। और वो रेत के ज़र्रात कौन ठीक करता है? आप लाइकोपोडियम की उसको एक डोज दें तो वो ठीक हो जाता है, बच्चा रोता नहीं। 3 दवाइयाँ हैं, 3 दवाइयाँ हैं, बच्चा यूरिन पास करते हुए रोता है। 3 दवाइयाँ हैं, कौन सी?
लाइकोपोडियम, सारसप्रेला एंड बोरेक्स, 3 दवाइयाँ। सैकड़ों बच्चे हमारे पास आए हैं जो दुनिया किसी की जान की दवाइयों से ठीक नहीं होते, वो लाइको, सारसप्रेला और बोरेक्स उनको ठीक कर देता है। तो लाइको तो हमने वहाँ से सीखी समझी पड़ी कि रेत पैदा करती है बच्चों में। सबसे बड़ी दवाई है स्टोन निकालने की लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम काम नहीं करती। लाइकोपोडियम की कम्प्लीमेंट्री आप सल्फर देंगे, आप यूँ अपने लाइकोपोडियम दी, फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट में फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट बाद आप सल्फर 200 की डोज दें, बंदा कहेगा फर्क पड़ गया। नहीं फर्क पड़ता, बरबरस की एक डोज दें, पता कहेगा फर्क पड़ गया। और नहीं फर्क पड़ता, लाइको सल्फर कैलकेलिया रेनलस 15-15 मिनट में दें, फर्क पड़ जाएगा। नहीं फर्क पड़ता, आप एड्रेंजिया उठा के CM की डोज दें, फर्क पड़ जाएगा। प्लम्बम मेट हमेशा स्मॉल किडनी नहीं, प्लम्बम मेट भी सलाहियत तो पैदा करती है ना टिश्यू के अंदर। बात नहीं समझे, टिश्यू के अंदर स्टोन बने क्या, कैसे? जब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी उसको डिस्चार्ज करने की। पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। और बरबरस जो है बेसिकली हमारा जो ये खिता है गर्म, जब मई जून का महीना आता है ना, मई जून का, तो ये सुमलू, ये जो सुमलू है ना, ये कूट के लोग पीते हैं। अब शुरू हो जाएगा अप्रैल मई में, सुबह सुबह ना गिलास भर के सुमलू का पे। ये दिस इज द, इसको अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये कहते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर का रोल प्ले करता है। बरबरस इज द रोल ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या कहता है? कूल, ठंडा रखना। लिहाजा ये लिवर को ठंडा रखता है सुमलू, बरबरस। इसीलिए ये पित्ते के पथरियों में भी इस्तेमाल होता है, लिवर के लिए भी इस्तेमाल होता है और गुर्दे की पथरी के लिए भी। तो बरबरस का इस्तेमाल जो है वो क्या करता है कि स्टोन बनाने के अमल को रोकता है। फिर हमने पिछले लेक्चरों में बताया कि स्टोन जो है वो वहाँ भी बनते हैं जहाँ बैक्टीरिया होता है, इकोलाई है, क्रेसबीला है, तो कल्चर करा के आप इस्तेमाल। और बेसिलिनम मैंने कहा कि स्टोन को तोड़ती है 200 में। हमने कहा कि कैलकेलिया रेनलस इसको तोड़ती है, इसको एज ए इंटरकरंट रेमेडी। पैराथायरॉयडिनम, पैराथायरॉयडिनम की एक डोज दें, ये इसको ब्रेक करेगी, इसको तोड़ेगी, इसको, इसके अमल को रोकती है। यूरिक एसिड बनने की अमल को यूरिक एसिड रोकेगी, यूरिक एसिड आर्टिका यूरिन रोकेगी, थलास्पी रोकेगी। और जब स्टोन जो है वो आके फंसता है यूरेटर में तो ओपियम निकालेगी, कैलकेलिया रेनलस निकालेगी, सारसप्रेला निकालेगी। और वोमिटिंग आती है। अक्सर केसेस में यह होता है स्टोन है जी, उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। अगर उल्टियाँ आती हैं स्टोन के साथ, आप ओसीमियम कैन की एक डोज दें, CM की एक डोज दें, उल्टी रोक देगी। नहीं रोकती, कॉल्चिकम रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी, कभी फेल नहीं होती ये दोनों। पेशाब में जलन है, वनम दे, कॉल्चिकम वनम हम दे देते हैं। एक डोज कॉल्चिकम CM की देते हैं, कॉल्चिकम वनम 2 की 3 डोज 6 बना देते हैं। जब उल्टी हो तो ले लें, और लोगों को उल्टी रोक जाती है, फौरन रोक देती है, स्टोन भी निकाल देती है। और बर्निंग अगर आती है तो फिर हम लाइकोसल्फर बरबरस के साथ हम कैंथरस का इस्तेमाल करें। कैंथरस बहुत अच्छा, कैंथरस बर्निंग रोकेगी, साथ स्टोन को बाहर फेंक दे। इसको, ये भी बड़ी सलाहियत है इस मक्की के अंदर कि बर्निंग रोकेगी, साथ स्टोन भी निकालेगी। उस तरह और भी दवाइयाँ हैं, हाइड्रेंजिया है, इपीजिया है, लेकिन हमें इतनी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यूरिक एसिड तोड़ता है, थलास्पी तोड़ती है, और
हाइड्रेंजिया तोड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी तोड़ने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं? बेसिलिनियम है, कलकिलिया रेनेलिस है, पायराथायरोडीनम है, और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिसमें इकोलाई है, इंट्राकोकस है, क्लस्ट्रीला है, ये सारी तोड़ती हैं। ठीक हो गया जी।